हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर जीके की सबसे बड़ा कलेक्शन जो आपको लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहला सवाल है, कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। ऑप्शन है लिंकर, लोडर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इसका सही उत्तर है लिंकर। दूसरा हमारा सवाल है, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिदम के निर्देश हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, एक वेब ब्राउज़र, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का सही उत्तर है, प्रोग्राम लिखने के लिए हम जो संकेत यूज़ करते हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। चलिए इससे आगे चलते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन सा एक क्रॉस है। ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन सा क्रॉस है। तो ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच का क्रॉस है सूडो कोड। सूडो कोड ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच का कनेक्शन है या फिर क्रॉस है। चौथा अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ए बी दोनों, या इनमें से ए या बी। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को ही लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रविष्टियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका सही उत्तर है डाटा माइनिंग। नेक्स्ट अपना छठा क्वेश्चन है, कोबोल, फोर्ट्रॉन और सी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इसका सही उत्तर है, छठे का सही उत्तर है प्रोसीजरल लैंग्वेज। कोबोल, फोर्ट्रॉन और सी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सातवें क्वेश्चन पे। ये है अपना सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेवल लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लेवल कोड देता है। तो सातवें का उत्तर है डी, असेंबलर। जो असेंबली लेवल लैंग्वेज लेता है और आउटपुट में मशीन लैंग्वेज देता है उसे कहते हैं असेंबलर। अगला हमारा क्वेश्चन है आठवां, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जेम्स गोसलिंग के द्वारा विकसित की गई थी। अगला एक क्वेश्चन अपना है, एक इंटरप्रेटर क्या होता है। तो इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखें, इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रूपांतरण करके रन करता है। जो लाइन बाय लाइन कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ रन नहीं करता, लाइन बाय लाइन कंप्यूटर के प्रोग्राम को रूपांतरित करता है और उसके बाद उसे रन करता है, उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। ये आप इजीली याद रख सकते हैं। अगला अपना 10वां क्वेश्चन है, बेसिक किस प्रकार की लैंग्वेज है, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो अपना 10वां क्वेश्चन है, उसका उत्तर है ए, प्रोसीजरल लैंग्वेज। इससे पहले अपने पढ़ा था कि कोबोल, सी जो लैंग्वेज है वो भी प्रोसीजरल लैंग्वेज है और बेसिक जो है वो भी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अगला 11वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक लैंग्वेज लोगों को गणितीय को दर्शाती है। मैथमेटिकल गणनाओं के लिए कौन सी लैंग्वेज है जो स्पेशली मैथमेटिकल के लिए यूज़ होती है। तो इसका सही उत्तर है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग्स होती हैं वो मैथमेटिकल गणितीयता को दर्शाती हैं। 12वां क्वेश्चन अपन चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कंप्यूटर जो है वो असल में मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ करता है, लेकिन यहाँ सवाल ये पूछा गया है, 12वें क्वेश्चन में हमें सवाल ये पूछा गया है कि ऐसी लैंग्वेज जो मानव की जो भाषा होती है उसके समान होती है। तो एक मानव के समान जो भाषा होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और सिस्टम में जो यूज़ होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन यहाँ ये पूछा गया कि ह्यूमन, मानव की भाषा के समान हो,
तो वो क्या होगी, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वें क्वेश्चन पे अपन। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है उसकी फुल फॉर्म क्या है। 13वां क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है। तो इजीली आप याद रखें, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रॉन जो है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सके। अपना क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन अपना है कि उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर ढूंढ सकता है। तो कंपाइलर क्या है, सिर्फ सिंटेक्स एरर को ही फाइंड आउट कर सकता है। लॉजिकल एरर जो है वो मैथमेटिकल गणनाएं जो होती हैं, लॉजिक्स जो लगे होते हैं, उनको वो फाइंड नहीं कर सकता। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई लॉजिक 5 + आपको 3 करना था, लेकिन आपने 5 - 3 कर दिया, तो ये इसको कंपाइलर को नहीं पता होता कि आप प्लस करना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं। लेकिन सिंटेक्स में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कोमा लगाना हो या डबल कोटेशन लगाना हो, इस प्रकार के जो सिंटेक्स होते हैं उनको कंपाइलर ढूंढ लेता है और उस एरर को आपको बता देता है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है जिसे कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरित करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। चलिए अगला सवाल अपना देखते हैं। 16वां सवाल है, डोस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उपनिर्देश को मिटाने के काम आती है। अपना 16वां सवाल है कि डोस में कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित, मतलब ये कहना चाहता है कि जितनी भी फाइलें हैं उनके सहित एक निर्देशिका के उपनिर्देशिका को मिटाने के काम आती है। मतलब कंप्लीट जो ट्री है उसी को मिटाने के काम आती है। तो ये सिंपली आप देख सकते हो कि एक ट्री को, मतलब कंप्लीट उस फाइलों से संबंधित और उसके फोल्डर्स को मिटाने के काम आती है। तो वो कौन सी कमांड है, डेल ट्री। उस कंप्लीट ट्री को ही वो डिलीट कर देती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं। मल्टी प्रोसेसर जो होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। अपना 17वां क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसर की विशेषताएं क्या है। पहला है, यह स्थिरता को बढ़ाता है, यह कार्यों को वितरित करता है, मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। मल्टी प्रोसेसर में ये सारी की सारी खासियत होती हैं। चलिए अगला चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपना है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा कार्य नहीं करता है। अपना 18वां क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वायरस से सुरक्षा नहीं करता। वायरस के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है एंटीवायरस। एंटीवायरस ये आपको वायरस से सुरक्षा के लिए यूज़ करना पड़ता है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम भी करता है, फाइलों को मैनेज भी करता है और मेमोरी मैनेज भी करता है। इसके अलावा जो डिवाइसेज आप यूज़ करते हो, पेन ड्राइव वगैरह, उनको भी मैनेज करता है। तो वायरस जो है, वायरस से सुरक्षा प्रोसेसर अपने को नहीं देता है, इसके लिए आपको एंटीवायरस का यूज़ करना पड़ता है। अपना अगला सवाल है, एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है। एक थ्रेड 19वां अपना क्वेश्चन है कि एक थ्रेड जो है वो अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है। तो इसका सही उत्तर है उसी थ्रेड के अन्य थ्रेड के साथ। एक थ्रेड, कोई भी प्रोसेस का एक पार्ट होता है छोटा सा, तो वो अपने संसाधनों को सिर्फ उसी प्रोसेस के साथ शेयर कर सकता है। क्योंकि प्रोसेस के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं थ्रेड, यानी थ्रेड जो होते हैं वो किसी प्रोसेस के पार्ट होते हैं। एक प्रोसेस में कई थ्रेड्स हो सकती हैं। तो ये जो थ्रेड होती है ये अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करती है, सिर्फ उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से। उसके अलावा किसी के भी साथ वो अपने थ्रेड्स के जो संसाधन हैं उनको शेयर नहीं करती है। इसके बाद अपन चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। अपना 20वां क्वेश्चन है, ये अपना 20वां क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं।
क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कौन से होते हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं, हर काम को तेज़ी से निष्पादित करता है, वो एक ही समस्या में अधिक कार्यों को निष्पादित करता है, एक ही समय में अधिक कार्यों को निष्पादित करता है, केवल बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग होता है, या सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है। और अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये ध्यान रखें, मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है वो सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है। ये जो ऑप्शन है एक ही समय में अधिक कार्यों को निष्पादित करता है, वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी PROCESSING, ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं जो एक ही समय में अधिक कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ये सिस्टम अलग अलग टाइप के हैं ना। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, डी, सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है। अगला सवाल अपना 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है। निम्न में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है। तो अपना 21वां सवाल है, इसका सही उत्तर है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस जो आपको सिस्टम में दिखता है, जैसे माउस, पॉइंटर और फ्रंट में आपके जो डिज़ाइन हैं स्क्रीन पे, जिन पे आप इजीली वर्क कर सकते हो, वो जो यूज़र इंटरफेस है वो उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर समन्वय का कार्य करता है या क्रियाशैली को नियंत्रित करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो किसी लैंग्वेज को चेंज कर सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और ह्यूमन या उपयोगकर्ता जो है उसके बीच का ये इंटरफेस नहीं है, उसके बीच का वर्क नहीं कर सकता है। प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी यूज़ करते हैं अपन, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं, जैसे एंड्रॉयड है, विंडो है। तो ये प्लेटफॉर्म अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो जो वर्क करने वाला उसके बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्रियाशैली को नियंत्रित नहीं करता है। स्क्रीन सेवर जो है, स्क्रीन सेवर आपने मोबाइल में भी होता होगा, और पीसी में क्या होता है कि जब आप सिस्टम को कुछ देर के लिए आप बिना यूज़ के छोड़ देते हैं, तब ये स्क्रीन सेवर अपने आप स्क्रीन पे आ जाता है। वर्तमान में इसका यूज़ बहुत कम हो गया है। तो इसका सही उत्तर था यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस ह्यूमन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में नियंत्रण का कार्य करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल जो कोड होते हैं या ब्लॉक्स जो होते हैं, कोड के जो ब्लॉक्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव होता है, उसको किस रूप में जाना जाता है। तो ये अपना 22वां क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी कोड और ब्लॉक्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स में, उनको एपीआई कहा जाता है। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आप ये इजीली याद रखें, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इससे आपके फुल फॉर्म भी याद रहेगी इसकी। 23वां अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। इनमें से कौन से को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। तो इसमें 23वें क्वेश्चन में अपना सही उत्तर है, प्रोसेसेस को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। जो प्रोसेसेस होती हैं उनको निष्पादन का कार्य प्रोसेस करती है। प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस आदेश होते हैं, फंक्शंस किसी कोड को करने के निर्धारित मानदंड या फॉर्मूलाज होते हैं। प्रोसीजरल एक टाइप, अलग अलग लैंग्वेजेस का टाइप होता है जो वन बाय वन प्रोसेस से कार्य करते हैं। लेकिन जो प्रोसेस होती है, ये अपन ने बहुत बार सुना भी होगा, ये जो प्रोसेस होती है वो निष्पादन का कार्य करती है। कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वो ही निष्पादन का कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर है प्रोसेस। अगला अपना क्वेश्चन है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। 24वां अपना क्वेश्चन है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है पीडीए में। पीडीए में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। 25वें क्वेश्चन अपने पास है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स को कोई भी ओपनली यूज़ कर सकता है, एडिट कर सकता है, इसमें कुछ बदलाव भी कर सकता है, और अपने हिसाब से इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ परमिशंस के साथ चेंज कर सकता है। तो लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लिनक्स है ओपन सोर्स। और असल में लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमेशा ध्यान रखें। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस प्रकार से विंडो है उसी प्रकार से लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपना
26वां क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 26वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादन करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा था, आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन अपन ने चेक किया था। तो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में, एक सिंगल प्रोसेसर में ही एक ही कंप्यूटर प्रणाली में, मतलब अपने पास एक ही पीसी हो जिसमें एक प्रोसेसर लगा हो, उसमें दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ रन किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अपने मोबाइल में आपने व्हाट्सएप ऐप भी खोल रखी है और यूट्यूब भी खोल रखा है, तो वो दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके एक ही प्रोसेसर में और एक ही मोबाइल में एक साथ खुले हुए हैं। तो यहाँ सवाल ये कि यह निष्पादन करने की जो क्षमता है, दोनों को एक साथ चलाने की जो क्षमता है, उसे क्या कहा जाता है। 26वां अपना ये क्वेश्चन है, तो इसे कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। कई प्रोग्राम को वो एक साथ रन कर सकता है, प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 27वां, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। 27वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से प्रकार हैं जिन्हें उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। तो IO डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनका उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, जैसे माउस, कीबोर्ड है, प्रिंटर वगैरह है, ये सारे इनपुट IO डिवाइस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। दूसरा है प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, प्लेटफॉर्म जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए आपको कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी प्रकार हैं वो कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र अपन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। और इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क जो है, हार्डवेयर जो है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस वगैरह, या हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं, प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। अपना 28वां क्वेश्चन है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक करंट जो प्रोसेसेस हैं उसके समय के संदर्भ में ही अपनी प्रतिक्रिया करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है, और ये बहुत ही फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को क्या कहा जाता है, यह है अपना 28वां सवाल। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है वास्तविक समय प्रणाली पे काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, वास्तविक समय प्रणाली पे काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। अपना 29वां क्वेश्चन है, जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है। 29वां सवाल है कि जब आप किसी पीसी को, किसी कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है। इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, इनके कुछ भाग जो होते हैं वो हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड किए जाते हैं। मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क होती है वहाँ से मेमोरी में लोड होते हैं और उसके बाद वो सिस्टम ऑन हो जाता है। अगला अपना ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है। तो आप हार्ड डिस्क जो होती है वो तो क्लोज होती है और रैम भी क्लोज होती है, तो रैम में कुछ होता नहीं है डेटा, रैम खाली हो जाती है, तो वो हार्ड डिस्क में कॉपी नहीं कर सकता उस टाइम। लेकिन हार्ड डिस्क जो है, आपकी डिस्क जो है, वो इसको मेमोरी में कॉपी कर सकती है, क्योंकि मेमोरी जब आप ऑन करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो होगा और इसी करंट के फ्लो के साथ हार्ड डिस्क से वो डेटा, हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी होती है, तो यहाँ से ये रैम में चला जाता है और वहाँ से फिर आपका पीसी ऑन हो जाता है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं। विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं। तीसरा अपना सवाल है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ देखिए ध्यान रखने योग्य बात है कि विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं। अलग अलग जो प्रोसेसर हैं उनके द्वारा दो या दो से अधिक प्रोसेस को
प्रसंस्कृत या चलाने को एक साथ चलाने को क्या कहते हैं। अपना 30वां क्वेश्चन है। तो ये जो अलग अलग प्रोसेसर हैं वो यहाँ देखो चला रहे हैं, ये ध्यान रखें। यहाँ प्रोग्रामिंग पे डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ प्रोसेसर पे डिपेंडेंसी है। यहाँ अलग अलग प्रोसेसर है अपने पास। एक सिंगल प्रोसेसर होता और वो 2 प्रोग्राम को चलाता, तब क्या होता, 2 मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन यहाँ मल्टी प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ सही उत्तर क्या हुआ, मल्टी प्रोसेसिंग। ये आप थोड़ा सा इजीली क्वेश्चन में आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला अपना 31वां क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये है अपना सवाल। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेशली कंप्यूटर में, वो बाइनरी लैंग्वेज में होते हैं। उनको एनकोड करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। सेमीकंडक्टर जो है वो एक हार्डवेयर या मदरबोर्ड पे लगे हुए होते हैं। डेसिमल एक अलग लैंग्वेज है जो बाइनरी से डिफरेंट है। बाइनरी में 1 और 0 का यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के लिए। और रैम जो है वो भी एक हार्डवेयर है, और रोम जो है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करता है, बाइनरी लैंग्वेज का। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है। कंप्यूटर जो है उसकी एक विशेषता है, उसकी एक खासियत है कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है। 32वां अपना क्वेश्चन है। तो ये कंप्यूटर की एक वर्सेटिलिटी होती है जिसमें वो विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन एक ही समय में कर सकता है। कंप्यूटर की क्या होती है, वर्सेटिलिटी, जो कंप्यूटर एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट अपना 33वां क्वेश्चन है। कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश हैं उन्हें क्या कहा जाता है। 33वां अपना क्वेश्चन है कि आसानी से समझ आने वाले निर्देश क्या कहलाते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग के निर्देश हमें नहीं समझ आते हैं। सूचनाएं जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की सी होती हैं, उनको कलेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन जो है उनको कलेक्ट करना पड़ता है। आइकन्स जो होते हैं वो तो छोटे से लोगो होते हैं। यूज़र फ्रेंडली मतलब यूज़र जो वर्क करता है उसके फ्रेंडली जो कुछ भी है यूज़र फ्रेंडली, उसे ह्यूमन को आसानी से समझ में आने वाले निर्देश कहा जाता है। अगला अपना सवाल है 34वां सवाल है, निम्न में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है। 34वां अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ किया जाता है या उससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है www, वेबसाइट भी है, और वर्ल्ड वाइड वेब। ये तीनों जो हैं, ये तीनों विकल्प W का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ भी वर्ल्ड वाइड वेब है, और वेबसाइट्स जो होती हैं वो भी वर्ल्ड वाइड वेब का एक पार्ट होते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा ऊपर दिए गए सभी विकल्प, नीचे वाले की बात नहीं है, अपन इन 3 की बात कर रहे हैं, A, B और C की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चीज़ों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट और टूल्स में सम्मिलित होते हैं। MS वर्ड जो होता है उसमें क्या है कि जब आप वर्ड को ओपन करते हो, ये MS वर्ड है, तो इसमें यहाँ ऊपर एक टूल बार टाइप की सी बनी हुई होती है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप के आइकन्स और मेनू दिखाई देते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि ये किस में सम्मिलित होते हैं, ये अपने को कहाँ दिखाई देते हैं। तो इसे जो ऊपर दिखाई देता है इसे क्या कहा जाता है, मीनू बार कहा जाता है, यह है मीनू बार। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित था। 36वां अपना क्वेश्चन है, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें निहित था क्या, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, न्यूरल नेटवर्क तो अभी हो नहीं सकता, ये फ्यूचर की एक टाइप से टेक्नोलॉजी, फजी लॉजिक और सेमीकंडक्टर मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। 36 जो अपना है उसमें आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स यूज़ होते थे। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स यूज़ होते थे। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं,
37वां क्वेश्चन अपने पास है। 37वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के सेट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को जो उसका कार्य बताते हैं उन निर्देशों के सेट को कहा जाता है प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। 38वां अपना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है? 38वां अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ताओं को अनुमति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स जो होते हैं उसमें आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को या अन्य कंपोनेंट को कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उस पर जोड़ सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है, निम्न में से कौन सा है कि विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूल करने के लिए अनावश्यक फ्रेगमेंट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त करता है। देखिए इसको मैं इजीली आपको समझा देता हूँ, दोबारा से देखते हैं। इसका उत्तर है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। चलिए अपन इसको राउंड में नहीं लेके स्क्वायर में ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ अपन स्टोरेज करना शुरू करते हैं। ये अपने स्टोरेज के लिए बॉक्स वगैरह अपने बना लिए। यहाँ आप कुछ स्टोर कर रहे हो, पहले बॉक्स में कर दिया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, ठीक है। ऐसे करके आपने ये सारे बॉक्सेज में स्टोरेज भर दिया। फिर आप इसमें से किसी एक बॉक्स को ऐसे डिलीट करना चाहते हो तो ये खाली हो जाएगा, लेकिन आप जब भी कुछ डालोगे तो वो डेटा आगे वाले डिस्क में ही स्टोर होता रहेगा। ये अपने हार्ड डिस्क में इस प्रकार से होता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सिस्टम का ऐसा कौन सा प्रोग्राम और यूटिलिटी है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड को उपयुक्त डिस्क स्पेस को अव्यवस्थित और समाप्त कर देता है। तो ये जो अव्यवस्थित है इसको क्या करता है कि आप जब डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन चालू करेंगे तो इनके ये एक एक जो पॉइंट्स हैं, एक एक जो भी डेटा इसमें पड़ा है उसको ये पीछे खिसका के, और ये वाला स्पेस है ये लास्ट में यहाँ ले आएगा। इन सबको एक एक पीछे खिसका देगा और ये, तो इससे क्या डीफ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। एक ही मूवीज़ का एक पार्ट यहाँ पड़ा है, एक पार्ट यहाँ पड़ा है, तो ये डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन है। इससे क्या डिस्क यहाँ से डेटा उठाता है, फिर यहाँ से उठाता है, तो वो स्लो हो जाता है। और इसके बाद में अगर यहाँ सेम ही डेटा यहाँ पड़ा रहेगा तो वो इजीली उसको उठा सकता है। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या काम करता है, इसको फ्रेगमेंट करने के लिए, इजीली व्यवस्थित करने के लिए, अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित करने के लिए। इसके बाद अपना 40वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? 40वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? सिस्टम फाइल इनमें से कौन सी है? आप ये इजीली देख के बता सकते हैं कि SYS जो है वो सिस्टम फाइल है, EXE जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल है, PRG प्रोग्रामेबल फाइल है, और COM जो है वो वेबसाइट का एक्सटेंशन है, कमर्शियल। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब चलते हैं, पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा स्थापित किया गया है? पद टाइम शेयरिंग जो है ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? 41वां अपना क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है मल्टी टास्किंग सिस्टम्स जो होते हैं उसमें टाइम शेयरिंग ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं। मल्टी टास्किंग सिस्टम में क्या यूज़ किया जाता है? टाइम शेयरिंग यूज़ की जाती है मल्टी टास्किंग सिस्टम्स में। नेक्स्ट अपना है 42वां, फाइंड डायलॉग बॉक्स करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की दबानी पड़ती है? तो शॉर्टकट की के लिए अपन अलग क्लासेस भी पढ़ेंगे एक, अभी इसमें अपने पास क्वेश्चन आया है चूँकि, तो अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको अगर सर्च का डायलॉग बॉक्स खोलना है कहीं भी तो आप कौन सा ऑप्शन दबाएंगे? जैसे मैं यहीं खोल लेता हूँ, ये सर्च का टूल बॉक्स आ गया हुआ है, तो इसके लिए मैंने कौन सी की दबाई होगी? इसके लिए मैंने यूज़ की है कंट्रोल F की का मैंने यूज़ किया है फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। अगला अपना क्वेश्चन है इंट्रानेट क्या है? अपन इंटरनेट तो यूज़ करते हैं, इंटरनेट के बारे में अपन जानते भी हैं। अपना सवाल क्या है, इंट्रानेट क्या है? 43वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका एक संगठन का एक लेन एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, एक कॉरपोरेट कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क। इसका सही उत्तर है 43वें का आपने कि एक
उत्तर है इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क होता है, वो इंट्रानेट कहलाता है। तो इंटरनेट जो होता है, देखिए इंटरनेट में और इंटरनेट में क्या फ़र्क है। इंटरनेट पे आप खुद भी कहीं भी जुड़ सकते हो, आप अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हो, और यहाँ जीमेल चलाते चलाते आप किसी दूसरी अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट पे चले जाते हो। लेकिन इंट्रानेट जो होता है वो एक आंतरिक नेटवर्क होता है। जैसे बैंक जो होता है उसके डेटा को आप नहीं देख सकते डायरेक्ट, आप डायरेक्ट इसके बैंक के डेटा को नहीं देख सकते, लेकिन बैंक वाले उसमें कुछ भी सर्च करके आपकी डिटेल बता देते हैं, दूसरे बैंक से डेटा उठा सकते हैं। तो इन बैंक टू बैंक इंटरनली जो इनका वो है नेटवर्क, उसे क्या कहा जाता है, इंट्रानेट। बैंक टू बैंक जो नेटवर्क है आपस में, उसे कहा जाता है इंट्रानेट। ये इंटरनेट की तरह कार्य करते हैं, लेकिन इसके डेटा को आप इंटरनेट पे देख नहीं सकते, बाहर से डेटा को लीक नहीं कर सकते और हैक नहीं कर सकते। तो इसे क्या कहा जाता है, जो इंटरनली नेटवर्क्स होते हैं इनके, उनको कहा जाता है इंट्रानेट। और जो एक्सटर्नल और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट, और इंटरनल नेटवर्क को कहा जाता है इंट्रानेट। बहुत ईजी है याद रखने के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अपन चलते हैं 44वां अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति से बनाया गया विशेष कार्यक्रम क्या कहलाता है। इसका उत्तर है डिवाइस ड्राइवर। किसी विशेष डिवाइस के लिए अपन यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट देने के लिए, वो कहलाता है उस विशेष डिवाइस का ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने के तुरंत संदेश प्रवाह करता है। 45वां अपना क्वेश्चन है कि गुप्त कोड किस प्रकार से या किस लैंग्वेज में लागू किया जा सकता है। ये आप इजीली ये मान के चलें कि गुप्त कोड जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो गुप्त कोड को अपन बोलते हैं एनक्रिप्टेड मैसेज। आप इजीली याद रख सकते इसको, एनक्रिप्टेड मैसेज। आप यहाँ से कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, गोपनीय मैसेज भेजना चाहते हैं, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनक्रिप्शन करके आप उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो आप उस पर एनक्रिप्शन लागू करेंगे और उसके बाद उस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे, तो वो है एक सिक्योर मैसेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं 46वें क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 46वां अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है। अब ये क्वेश्चन आप इस पर थोड़ा गौर करें कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है जो अभी भी विकास के चरण के तहत चल रही है। अभी वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है। इसका सही उत्तर है 5वीं पीढ़ी। 7वीं पीढ़ी नहीं, ज़्यादातर देखेंगे 7वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी नहीं है, अभी कंप्यूटर के विकास की 5वीं पीढ़ी चल रही है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है। 47 अपना क्वेश्चन है, ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है। तो जो व्यवस्थित डेटा होता है उसको हमेशा इंफॉर्मेशंस कहा जाता है। ठीक से जो व्यवस्थित डेटा उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 48वां 48, मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चन देखो पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं जिन पे अपने गौर नहीं किया होगा। मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या फ़र्क है। जैसे मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क और मेमोरी, तो हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी है, लेकिन हार्ड डिस्क जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है, स्थायी। अगर लाइट चली जाती है तो भी उसमें स्टोरेज बना रहता है। और मेमोरी यानी रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो अस्थायी होती है। उसमें अगर लाइट चली जाती है तो स्टोरेज नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है, मेमोरी अस्थायी है और स्टोरेज स्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं। अपने इसमें 5 ऑप्शन है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पे। तो एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या किस पे कार्य करते हैं, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पे काम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पे भी नहीं करते, डिजिटल इनपुट पे नहीं करते, इस पे डिजिटल जो सिस्टम्स होते हैं वो काम करते हैं। एनालॉग जो होते हैं आपको मैं बताता हूँ, जैसे अपन इस टाइप के कंप्यूटर की जो लाइनें आती रहती है ना स्क्रीन पे कई बार, ये होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ये काम करते हैं अलग अलग वोल्टेज के जो इनपुट्स प्राप्त होते हैं उन पे। अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है
तो ये अप चला जाता है, वोल्टेज कम है तो डाउन चला जाता है, और वोल्टेज मीडियम है तो ये बीच में यहाँ पे ये इनका वोल्टेज आप मान के चलिए 0 है तो ये हायर है और ये लोअर है, ये लो है और ये हाई है। ये इस प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो किस पे काम करते हैं, वोल्टेज, डिफरेंट टाइप के वोल्टेज इनपुट पे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। उपयोगकर्ता नहीं होता, उपयोगकर्ता यूज़र होता है, जैसे अपन लोग हैं तो अपन यूज़र हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कंट्रोल यूनिट, प्राइम। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग और सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज भी नहीं होता इसमें, ये भी आप ध्यान रखें। प्राइमरी स्टोरेज हो सकता है, प्राइमरी स्टोरेज जैसे एक प्रोसेसर है तो ये प्रोसेसर अपन मान के चलें, इस प्रोसेसर में बहुत छोटी छोटी मेमोरीज या चिप लगी होती हैं, उनको भी अपन प्राइमरी स्टोरेज मान सकते हैं। लेकिन यहाँ प्राइमरी स्टोरेज तो उसमें होता है लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होता, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। अगला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग और सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज फिर से वही हो गया अपना हार्ड डिस्क, तो ये भी इसमें नहीं हो सकता। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट तो होता ही है। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी उसमें होता है। और प्राइमरी स्टोरेज जो बहुत कम मात्रा में होता है, जैसे केबी में या एमबी में, ना के बराबर होता है, वो इसमें होता है। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला अपना 51वां क्वेश्चन है किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिदम है जो गलत परिणाम का कारण बनता है। ये 51वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिदम है जो गलत परिणाम का कारण बनता है, किस प्रकार की एरर। तो आप इसमें देखिए मशीन एरर नहीं है, सिंटेक्स एरर नहीं है, कंपाइलर एरर नहीं है। सिंटेक्स एरर हमें पहले ही बता देता है, लेकिन लॉजिकल एरर जो होती है वो गलत परिणाम का कारण बनता है। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में समझाया है। ये कैसे होता है, जैसे सिंटेक्स एरर है तो आप जैसे प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको ये बता देगा कि ये सिंटेक्स एरर है। कंपाइलर एरर, कंपाइलर आप इसको या तो क्लियर कर देगा, ये आपको बता देगा। मशीन एरर होती नहीं है कुछ। तो लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर क्या है, आप मान के चलिए आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टाइम आपने कर दिया कि 9+7, ये आपको प्रोग्राम में लिखना था और आपने लिखा क्या 9-7। तो अब ये प्रोग्राम तो आउटपुट तो सॉफ्टवेयर बन गया, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हर बार ये जो एरर है गलत परिणाम वो दिखाता रहेगा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए था, इसका उत्तर असल में होना चाहिए था 16, लेकिन ये हर बार आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा 2। ये इस प्रकार की जो एरर होती है वो गलत परिणाम का कारण बनती है, उससे फिर आउटपुट बार बार गलत आता है आपका। 52वां अपना क्वेश्चन है डेटा का एक संग्रहण जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है। डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका मान लीजिए कि एक्सेल फाइल हो, उसमें रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है, उसे क्या कहते हैं। प्रेजेंटेशन नहीं कहते, आउटलुक नहीं कहते। आउटलुक यूज़ होता है ईमेल के लिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आउटलुक किसके लिए होता है, ईमेल के लिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन देते हैं पीपीटी, उसके लिए ये यूज़ होता है। वेब पेज वेबसाइट के लिए यूज़ होता है, और इसका संबंध किससे है, ब्राउज़र से। तो एक ऑप्शन क्या बचा अपने पास, डेटाबेस एक्सेस में और एक्सेल में। इसमें स्टोरेज के लिए देखिए इन्होंने ये पूछा है कि जो जो तालिका होती है, कोई भी तालिका, कोई भी लिस्ट, उसमें रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कौन सा संग्रहित करता है डेटाबेस का काम होता है तालिका में रिकॉर्ड्स को, तालिका यानी टेबल्स में रिकॉर्ड्स को स्टोर करना। तालिका यानी TABLES, टेबल्स में रिकॉर्ड को संग्रहित करने का काम कौन करता है, डेटाबेस। जिसके सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं, एक्सेस, एक्सेल या डेटाबेस स्टोरेज के अन्य सॉफ्टवेयर। और आउटलुक जो है वो ईमेल का काम करता है। प्रेजेंटेशन जो है वो पीपीटी के द्वारा बनाया जाता है और ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और वेब पेज, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वो वेब पेज होता है जिसको हम ब्राउज़र के माध्यम से ओपन करते हैं। तो ये तीनों डिफरेंट हो गए। इसका सही उत्तर क्या है, डेटाबेस। चलिए 53वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। 53वां अपना क्वेश्चन है भौगोलिक दृष्टि से
दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क और टर्मिनल जो दूर दूर यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं अपन कि यूएस अमेरिका से अपन यूज़ करेंगे इंडिया में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इनका जो नेटवर्क है उसको क्या कहा जाता है बताइए? हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, ये नेटवर्क होता है www वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन कौन सा होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट जो होता है वो www यूज़ करते हैं ना अपन इंटरनेट से, जो किसी भी एड्रेस से पहले वेबसाइट के, उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका सही उत्तर है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। चलिए 54वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपना 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और एक वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है? तो वेबसाइट का पेज अपन कहाँ देख सकते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र जो होता है उस पर अपन वेबसाइट का पेज देख सकते हैं। अब ये ब्राउज़र कौन कौन से हो सकते हैं? क्रोम ब्राउज़र है, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा। ये ब्राउज़र के कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए हैं। क्रोम जो ब्राउज़र है वो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जो एंड्रॉयड है उसके द्वारा ये बनाया गया है, उसी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। गूगल के द्वारा ये बनाया है। गूगल जो है, एंड्रॉयड गूगल ये इन सब एक ही है, क्रोम। तो ये गूगल जो है उसने इसको बनाया है। तो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो गूगल का है, तो वो इसको यूज़ करते हैं जनरली। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। फायरफॉक्स एक डिफरेंट कंपनी है, और ओपेरा जो है वो एप्पल का है। एप्पल के लिए ओपेरा का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 55 पे। कंप्यूटर का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा को विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न्स प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ हमें सवाल ये पूछा है कि ऐसा कंप्यूटर का कौन सा टाइप है जो वैज्ञानिक डेटाज हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हब्बल दूरबीन है, उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा, और वो अगर स्टोर हो जाता है तो ठीक है, उस पर प्रोसेस कैसे होगा, कौन प्रोसेस करेगा? तो उसका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो ये बहुत बड़े लेवल पे उसको स्टोर कर सकते हैं, उनकी गणनाएं कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। आजकल सुपर कंप्यूटर छोटे होते हैं, पहले जो सामान्य कंप्यूटर होते थे उनसे भी बहुत छोटे होने लगे हैं सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बड़े वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण का कार्य कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। चलिए 56वां अपना क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट सक्रिय हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं? अपना 56वां क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट सही तरीके से जुड़े हुए हैं? इसके ऑप्शंस अपने पास हैं, बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या एडिटिंग। तो इसका सही उत्तर अपना है बूटिंग। बूटिंग की जो प्रक्रिया है वो यह डिसाइड करती है कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स आपस में सही तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं। बूटिंग की प्रक्रिया डिसाइड करती है कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट एक साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जावा जो है 57वां अपना क्वेश्चन है, जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कार्य बताने वाली इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या कहा जाता है? 58वां क्वेश्चन है अपना। तो ये अपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। कंप्यूटर को जो कार्य बताने वाला इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसे कहा जाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 59।
59 अपना क्वेश्चन है, जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं? वो होता है ADP। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के प्रोजेक्ट को सेव करने का जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है? एक्सेस डेटा प्रोजेक्ट, ADP। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक को इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। 60वां अपना क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो चुपके से जो अपन वेबसाइट पे जो भी काम करते हैं उसको रिकॉर्ड करता है और उसकी जानकारी को इकट्ठा करता है? तो इसका सही उत्तर है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर पे, वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स को रिकॉर्ड करते रहते हैं। 61वां क्वेश्चन है अपना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये तो जनरली सभी जानते हैं। 61वें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और माइक्रोसॉफ्ट में इसके मालिक का क्या नाम था? माइक्रोसॉफ्ट के जो निर्माता थे उनका क्या नाम था? बिल गेट्स। बिल गेट्स अपने समय में विश्व के सबसे अमीर आदमी थे और सबसे ज़्यादा दान करने वाले आदमी भी थे बिल गेट्स। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? बिल गेट्स का। और वर्तमान में हम कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है वो पहले तो XP था, XP के बाद जो मोस्ट फेमस हुआ वो हुआ 7, विंडोज़ 7, फिर विंडोज़ 10 मोस्ट फेमस था और अभी 11 चल रहा है, लेकिन उसका यूज़ इतना किया नहीं जा रहा। अभी विंडोज़ 10 का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 62 नंबर का अपना क्वेश्चन से, विंडोज़ 98 जिसका कोड नेम क्या था? ये भी देखो एक क्वेश्चन है, आप यहाँ साथ में आपका क्वेश्चन बन रहा है। विंडोज़ 98 जिसका कोड नेम था मेम्फिस का कौन सी साल में विकसित किया गया था? विंडोज़ 98 कौन सी साल में विकसित किया गया था? आप अंदाज लगा सकते हैं इस चीज़ का? करेक्ट, इसका सही उत्तर है 98। विंडोज़ 98 विकसित किया गया था 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब।